हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट प्लेगरिज्म को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर आप एकेडमिक राइटर हैं, यानी कि आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, या फिर आप अपनी डेजर्टेशन लिख रहे हैं, या फिर आप अपनी थीसिस लिखने जा रहे हैं, आप कुछ भी अगर आप राइटिंग करते हैं तो आपने ये वर्ड सुना होगा। अगर आप पीएचडी करने जा रहे हैं या फिर ये प्लेगरिज्म आपने वर्ड सुना होगा। जिसने नहीं सुना होगा उसको भी मैं क्लियर करूंगी। प्लेगरिज्म क्या होता है ये सारी डिटेल तो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि प्लेगरिज्म का मतलब जस्ट कॉपी एंड पेस्ट है, यानी कि आपने किसी और का डेटा लिया और अपने नाम से लगा दिया तो आप प्लेगरिज्म में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कॉपी पेस्ट ही प्लेगरिज्म नहीं कहलाता है। क्लियर मैं अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल एक वर्ड में मैं प्लेगरिज्म के बारे में बताना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ प्लेगरिज्म इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट। लेकिन उसके भी टाइप्स हैं। ऐसा नहीं है कि प्लेगरिज्म अगर आपने किसी की कॉपी पेस्ट किया और आपने उसका रेफरेंस नहीं दिया तो आप प्लेगरिज्म में आते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं। आपको इस चीज़ को समझना होगा। जो भी स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, वो इसके बारे में काफ़ी पढ़ते हैं कि प्लेगरिज्म क्या होता है, किस तरीके से प्लेगरिज्म में हमारा डेटा या फिर हमारा काम प्लेगरिज्म में आ जाता है। ये सारी चीज़ें वो पढ़ते हैं। लेकिन उसके लिए भी टाइप्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइप्स के बारे में नहीं समझते हैं कि टाइप्स के कितने बहुत सारे टाइप्स के प्लेगरिज्म होते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 10 टाइप के प्लेगरिज्म आपको बताऊंगी और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के प्लेगरिज्म में क्या आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोन प्लेगरिज्म के बारे में। प्लेगरिज्म के जो भी टाइप्स मैं दूंगी यहाँ पे मैं मेंशन भी करती जाऊंगी, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोन प्लेगरिज्म। क्लोन प्लेगरिज्म में आता है कि कॉपी मतलब किसी और का डेटा आप पूरा का पूरा कॉपी कर लें। यानी कि हम अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आपने एज इट इज़, बिना कोई चेंज, बिना कुछ किए, आपने एज इट इज़ उतार के दूसरा अपने में लगा लिया बिना कोई रेफरेंस डाले, तो उसको हम क्लोन प्लेगरिज्म करते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे रीमिक्स प्लेगरिज्म। तो रीमिक्स प्लेगरिज्म क्या होता है कि आपने अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट किया, यानी कि आपने बहुत सारे सोर्स से डेटा लिया। कहीं से कुछ टॉपिक उठाया, कहीं से कोई पॉइंट उठाया, कहीं से कुछ उठाया, अलग अलग जगह से डेटा को कलेक्ट किया और आपने एक डेटा बना दिया और उसको अपना नाम दे दिया। उसको भी वो आपका रिमिक्स प्लेगरिज्म में आता है, यानी कि वो भी प्लेगरिज्म में आता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब हम पेपर लिख रहे होते हैं, बहुत सारे पेपर लिख रहे होते हैं, या फिर कोई डिजर्टेशन लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तब हम सोचते हैं कि हम तो अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट करके अपने पेपर में डाल सकते हैं। हमने पर्टिकुलर किसी का नहीं उठाया है, या फिर हमने थोड़ी थोड़ी बातें ली हैं। आपको रेफरेंस देना ही होता है। अगर आप किसी इंटरनेशनल जर्नल में अपना पेपर भेज रहे हो तो उस केस में आपको परेशानी होगी। तो आपको टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म जानना बहुत ज़रूरी है कि किस किस तरीके से आपका डेटा जो है प्लेगरिज्म में आ जाता है। तो ये हो गया बात रिमिक्स प्लेगरिज्म की। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कंट्रोल सी प्लेगरिज्म। कंट्रोल सी का मतलब आपको क्लियर दिखा रहा है कि आपने किसी चीज़ को कॉपी किया, ठीक है। तो कंट्रोल सी प्लेगरिज्म यानी कि आपने कोई चीज़ कहीं से कंट्रोल सी की यानी कॉपी किया और जस्ट उसे अपने काम में पेस्ट कर दिया, तो वो आपको कंट्रोल सी प्लेगरिज्म में आता है। वो भी एक तरह का प्लेगरिज्म है। ऐसा नहीं है आपने कहीं से कॉपी उठाया और पेस्ट कर दिया और बिना किसी रेफरेंस डाले या बिना कुछ डाले तो वो प्लेगरिज्म में नहीं आएगा, तो वो भी प्लेगरिज्म में आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो कंट्रोल सी हमारा नंबर 3 था, कंट्रोल सी प्लेगरिज्म। नंबर 4 पे आता है हमारा हाइब्रिड प्लेगरिज्म। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि हाइब्रिड प्लेगरिज्म क्या है। हाइब्रिड प्लेगरिज्म में आपने किसी प्रॉपर साइटेड डेटा को उठाया, यानी कि किसी ने पूरा साइटेशन डाला है, आपने किसी और के पेपर से डेटा को उठाया जिसने पूरा साइटेशन करके डाला है, आपने वहाँ से उठाया और उसको अरेंज करके आपने अपने डेटा में डाल लिया, यानी कि आपने अपने काम के लिए डाल दिया और उसमें आपने कोई यानी कि ना तो आपने साइटेशन दिया, ना रेफरेंस दिया, कुछ नहीं दिया। उसको आप हाइब्रिड प्लेगरिज्म कहते हैं। तो ये भी नहीं सोचना है कि किसी और का साइटेशन है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अरेंज करके उसमें डाल लेंगे तो हमारा प्लेगरिज्म से हम बच जाएंगे। तो इस तरीके से नहीं है, तब भी आप प्लेगरिज्म से नहीं बचेंगे। तो इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप एकेडमिक राइटर हैं तो। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्लेगरिज्म के ऊपर मैं सारा वीडियो बनाऊंगी कि प्लेगरिज्म क्या होता है, किस तरह से होता है। इसके ऊपर टूल्स भी बहुत सारे हैं प्लेगरिज्म से बचने के लिए। अगर आप प्लेगरिज्म को लेकर परेशान हैं तो टूल्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं जिससे आप बच सकते हैं। प्लस आपको बताया जा सकता है कि आपका काम में कितने % डेटा आपका प्लेगरिज्म में आ रहा है, तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। फाइंड रिप्लेस प्लेगरिज्म, इस तरह के प्लेगरिज्म में क्या आता है, तो आप किसी के डेटा को, जो भी बहुत ही कॉमन कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स कॉमन होते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए
कि बहुत सारी चीज़ें आप चेंज कर लेते हो, लेकिन कुछ कीवर्ड्स तो इतने कॉमन होते हैं कि वो दूसरे के में भी होते हैं, हमारे में भी होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो तो दूसरे के में थे तो हम उसे एज इट इज़ नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पेपर में आ रहा है, आप लिख रहे हो, तो आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह के कीवर्ड्स को लेते हो, प्लस जहाँ जो आपका एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होगा, यानी कि जो आपका मेन जो ज़रूरी आपके कागज़ हैं, उसमें अगर आप उसे चेंज नहीं करते हो, तो यहाँ पे आपका इस तरह के प्लैगियरिज्म में आ जाता है, यानी कि रिप्लेसमेंट प्लैगियरिज्म में आ जाता है। तो ये भी एक तरह का प्लैगियरिज्म है। देखने को तो इसे कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन इस तरह का भी प्लैगियरिज्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीसाइक्लिंग प्लैगियरिज्म। अब रीसाइक्लिंग, जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आप अपना ही काम को आप दोबारा से आप दूसरे पेपर में मेंशन कर देते हो। जैसे कि मैंने कोई पेपर लिखा है और उस पेपर में मैंने जो चीज़ें डाली हैं, बिना साइटेशन, प्रॉपर साइटेशन अगर आप देते हो, देन वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप खुद के काम को, यानी ओन अपने खुद के काम को भी बिना साइटेशन के डालते हो, तो ये भी एक तरह का प्लैगियरिज्म है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा अगर आप पेपर लिख रहे हैं। तो आप अपने काम को भी दोबारा जब आप काम कर रहे हो, तो उसमें डायरेक्ट नहीं डाल सकते हो, आपको प्रॉपर साइटेशन देना ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैशअप प्लैगियरिज्म। जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, काफ़ी मैशी, यानी कि जो भी आप डेटा लिख रहे हो, यानी जो भी आप अपना पेपर लिख रहे हो, आपने बहुत सारी जगह से डेटा को कलेक्ट किया है और बिना किसी साइटेशन के, बिना किसी रेफरेंस के आपने अपना बना के डाल दिया है, तो उसको मैशअप प्लैगियरिज्म में वो आ जाता है। यानी कि आपने बहुत ज़्यादा जगह से मिक्स किया है उसको और आपने अपने पेपर में उसको डाल दिया है। बहुत सारे पेपर से देखिए, जैसे एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही पेपर होता है, बहुत सारे पेपर मिल जाते हैं। तो अगर बहुत सारे पेपर में से कुछ ना कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हो बिना किसी रेफरेंस के और अपना ओन बना के आप उसे डाल रहे हो, तो आपका मैशअप प्लैगियरिज्म में आ जाता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है अगर आप राइटिंग कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है 404 एरर प्लैगियरिज्म। ये भी एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैगियरिज्म है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अपना बना रहे हैं, आपने बहुत सारी जगह से, बहुत सारे सोर्स से, यानी कि एक सोर्स से आपने अपना डेटा नहीं लिया है, आपने मैनी सोर्स से अपना डेटा कलेक्ट किया है। वहाँ पे आपने प्रॉपर साइटेशन भी दिया है कि कहाँ से मैंने ये डेटा लिया है, कहाँ से ये डेटा लिया है। उसके बाद भी जब आप फाइनल टचअप देते हो और वहाँ पे आपका डेटा करेक्ट नहीं है, यानी कि आपका सही नहीं है, आपने जहाँ से चीज़ें ली हैं और आपने प्लैगियरिज्म, आपने साइटेशन दिया है, उसके बाद भी अगर आपका जो डेटा है वो सही नहीं आ रहा है, तो ये भी एक तरह का प्लैगियरिज्म होगा। 404 प्लैगियरिज्म इसको बोलते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। हम बात करते हैं एग्रीगेटर, यानी कि अगर जो ऑथर है वो अच्छे से डेटा को लिख रहा है, अच्छे से कर रहा है, प्रॉपर साइटेशन भी दे रहा है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने एक पेज लिखा, A4 शीट पे आपने एक पेज लिखा, आपने जितना भी लिखा, आपने हर जगह साइटेशन दिया, हर जगह रेफरेंस दिया, आपने सारा, आपका काम साइटेशन और रेफरेंसेस का ही हो गया। यानी आपका ओन वर्क भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 4 लाइन इधर से ली, 4 लाइन उधर से ली, आपने अपना डॉक्यूमेंट बनाया, लेकिन आपने प्रॉपर साइटेशन भी दिया, आपने रेफरेंसेस भी दिए, लेकिन आपका उसमें खुद का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इस तरह का काम भी आपका प्लैगियरिज्म में आ जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि आपको ऐसा नहीं है, आपका ओन वर्क होना चाहिए, साइटेशन दे रहे हैं ठीक है, रेफरेंसेस दे रहे हैं ठीक है, लेकिन आपका अपना काम भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीट्वीट प्लैगियरिज्म। ये भी एक तरह का प्लैगियरिज्म होता है। यानी कि आपने अपना डेटा जो आपका है, बिल्कुल ही आपने साइटेशन दिया है, आपने रेफरेंसेस दिए हैं, परफेक्टली अच्छे से आपका डेटा आपका क्लियर है, लेकिन कहीं और वो रीअसेंबल कर रहा है, तो इस तरह का डेटा भी आपका प्लैगियरिज्म में आ जाता है। तो आपको इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप जो भी एकेडमिक राइटर हैं, आप कुछ भी लिखते हैं, यानी कि आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो या फिर आप डिसर्टेशन लिख रहे हो, थीसिस लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो आपको 10 टाइप ऑफ प्लैगियरिज्म पता होना चाहिए कि किस तरीके के प्लैगियरिज्म होते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं, उसके बारे में मैं फ्यूचर में कभी वीडियो बना दूंगी कि क्या क्या टूल्स हैं और किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं। प्लस प्लैगियरिज्म होता क्या है उसके बारे में भी मैं अच्छे से डिटेल बताऊंगी। प्लैगियरिज्म में फंस जाने पर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के दूंगी। लेकिन आपको टाइप्स पता होने चाहिए। प्लैगियरिज्म का मतलब जस्ट कॉपी नहीं होता है कि आप प्लैगियरिज्म का मतलब मेन तो यही होता है कि प्लैगियरिज्म का मतलब रिप्लेसमेंट, लेकिन उसके और भी आपको डीपली प्लैगियरिज्म के बारे में जानने की बहुत ज़रूरी है अगर आप एक एकेडमिक राइटर हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा और जो भी रिसर्च की फील्ड में आगे आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।